जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने जीके जीएस का एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अब हमारा अगला टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई है ना। जीके जीएस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखा होगा अगर हमारा वीडियो तो हमने एक वीडियो डाला है पैट में, हमारी 25 क्लासों से लगभग 30-35 क्वेश्चन आए हैं। वो हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, ठीक है। उसमें स्क्रीनशॉट शायद दिखाया भी है। बहुत कम क्लासों से अच्छे खासे क्वेश्चन, जबकि पेपर का लेवल ऐसा था तब। और पेपर अगर अपने ही पैटर्न पे आया तो बहुत सारे प्रश्न आपको यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है यह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। बेटा बताइए किसकी भारत में हत्या हुई थी, है ना। भारत में हत्या किसकी हुई थी? हार्डिंग की, नॉर्थबुक की, एलनब्रो की या म्यू की? तो बेटा भारत में एकमात्र वायसराय थे जिसकी हत्या हुई थी, वो थे म्यू। इनकी हत्या हुई थी, ठीक है। ये क्या था? ये घुमक्कड़ वायसराय था। इसको घूमने का बड़ा शौक था। और ये एक बार घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया बेटा? ये पहुँच गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। इस नालायक को ये पता नहीं था कि अंग्रेज जब किसी अपराधी को सज़ा देते थे तो वो काला पानी की सज़ा या फांसी की सज़ा, है ना। काला पानी की सज़ा क्या होती थी कि उस अपराधी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर छोड़ आते थे। चारों तरफ पानी, बीच में एक द्वीप होता था और उस पर उसको छोड़ आते थे हमेशा के लिए। वही सज़ा काला पानी की सज़ा होती थी। और ये नालायक वहीं पहुंच गया घूमने के लिए, है ना। और जब ये वहाँ घूमने को पहुंचा तो एक अपराधी था जिसका नाम था बेटा क्या? शेर अली अफरीदी, है ना। शेर अली अफरीदी। इसने उसको समझ रहे हैं ना, निपटा दिया म्यू को। म्यू की हत्या किसने की थी पूछा जाता है, शेर अली अफरीदी। बेटा इसको ध्यान रखिएगा। बात म्यू की है तो म्यू के लिए दो प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न ये कि इसकी हत्या हुई कहाँ पे हुई, अंडमान निकोबार में, किसने की ये। और एक म्यू का पूछा जाता है, इसका कार्यकाल था बेटा 1869 से 72। और सन 1872 में इसकी हत्या हो गई थी। 72 में ही म्यू के कार्यकाल में, 72 में ही म्यू के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना, ये ध्यान रखना। पहली जनगणना किसके समय में हुई? म्यू के समय में हुई और 1872 में। इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा प्रश्न बनता है बेटा कि भारत में नियमित रूप से, समझना, नियमित रूप से पहली जनगणना ये कब हुई थी? तो बेटा ये हुई थी 1881 में। और उस समय वायसराय कौन था? रिपन। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जनगणना से ये दो सवाल बनते हैं। पहली जनगणना 1872 में, समझ रहे हैं। नियमित रूप से वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 में रिपन के समय में, ठीक है। चलिए अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? सोमपुर महाविहार, या इसको बेटा कहते हैं पहाड़पुर, है ना। पहाड़पुर महाविहार ये भी कहा जाता है। और ये क्या है? ये बौद्ध विहार है बेटा। ये बौद्ध विहार है जो वर्तमान में कहाँ पे है बेटा? ये वर्तमान में बेटा नागांव, ये पूछा जाता है प्रश्न। नागांव जो अभी पड़ता है कहाँ? बांग्लादेश में है ये, ठीक है। इसकी निर्माण पूछ रहा है किसने कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या विजय सेन ने? तो इसका निर्माण कराया था बेटा धर्मपाल ने। बात धर्मपाल की है तो धर्मपाल ने एक और ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण कराया, एक और ऐतिहासिक स्थल का निर्माण कराया। बताइए वो क्या है? वो है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसको भी ध्यान रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? ये बेटा है बिहार में।
बिहार में। बिहार में किस जगह, जगह भी पूछे तो बताना है भागलपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार के भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कुमार धर्मपाल ने ही इसकी स्थापना करी है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, है ना, समझना बेटा। जैसे मान के चलो ये भारत है और अगर हम दिशा बनाए तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे, है ना, उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। तो किस कारण से होती है ये हमें बताना है। पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवात, अपदाब, दक्षिण पश्चिम मानसून या निवर्ती मानसून। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है बेटा। इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ है क्या, समझना। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में आया हुआ एक तूफान से उत्पन्न होता है ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, और ये भूमध्य सागर से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, भारत के इस इलाके में, समझ रहे हैं। इस इलाके में कौन कौन सी स्थान है, जैसे कहाँ वर्षा करता है ये, तो बेटा बताना है पंजाब में, है ना, पंजाब में, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा करता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। आपने देखा होगा जब खेतों में चना मटर गेहूं की फसल होती है उस समय जब बारिश होती है तो किससे होती है बेटा, पश्चिमी विक्षोभ से। और इस बारिश को क्या कहा जाता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बारिश को मावट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मावट। ये भी ध्यान रखना, कहते हैं मावट हो गई। तो ये मावट वही है जो शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ होती है ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्यों होती है तो आप ध्यान रखना, भूमध्य सागर क्षेत्र से जो तूफान आता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का भी एकमात्र है, ध्यान रखना, और विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मतलब ये है कि जैसे एक झील है बेटा, ध्यान देना। जैसे हमें यहाँ पे बनाए, थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक झील है ये इस तरीके से, है ना, इसमें ये पानी भरा है, झील है। इस झील के बीचों बीच इस तरीके से ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। झील के बीचों बीच ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ये है उद्यान, क्या है बेटा, ये है उद्यान, है ना, उद्यान। और ये झील कौन सी है, झील की बात करें तो झील है बेटा ये लोकटक झील में ये राष्ट्रीय उद्यान तैरता है। अब ये तैरता कैसे है, तो ये ऐसी खरपतवार या ऐसी वनस्पतियों से बना है कि जो जमीन में नहीं लगी है, जो तैर रही है ये वनस्पतियां, इसी के ऊपर ये राष्ट्रीय उद्यान बना है और विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कौन सा है बेटा, ये है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है बेटा, तो ये काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ लिखते हैं, ये पड़ता है मणिपुर में। मणिपुर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मणिपुर के किस जिले में, तो बताना है बिष्णुपुर जिला है बेटा एक, है ना। ये महत्वपूर्ण, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं बहुत अंदर तक पूछते हैं। मणिपुर में है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सबको पता है, लेकिन कहाँ, बिष्णुपुर जिले में, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इनकी जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं इनकी भी बात कर लेते हैं। बाल पकराम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है बेटा, ये है बहुत महत्वपूर्ण है, ये है मेघालय में, इसको भी ध्यान रखना, है ना। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये है महाराष्ट्र में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है बेटा, ये है कर्नाटक में, ठीक है। तो काबुल लामजाओ ये हमारे प्रश्न का आंसर है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, यही परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। क्या बताना है हमको, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं संसार की छत
की छत, इसको कहा जाता है, इसी पठार को। और इस पठार का विस्तार कहाँ है बेटा? इस पठार का विस्तार चीन और भारत का हिस्सा लद्दाख, इसमें इसका विस्तार है। और इस पठार का नाम क्या है बेटा? इस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाती है, बताइए। समुद्र तल से नापी जाती है, कोई भी पहाड़ या पठार हो या पर्वत हो, उसकी औसत ऊंचाई जो होती है बेटा समुद्र तल से नापी जाती है। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर। इसकी कैसी? 4000 मीटर की ऊंचाई। ये समतल मैदान है ना, पठार है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है प्रश्न? एक तरफ देश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी मुद्रा दी है, हमें मिलान करना है। तुर्की की मुद्रा कहाँ है? तुर्की, आपको पता होगा तुर्की, जो इसका पुराना नाम तुर्की था, अब इसका नाम परिवर्तित होके क्या हो गया? तुर्की हो गया, ये भी ध्यान रखना। तुर्की, वेनेजुएला, संयुक्त अरब अमीरात और आर्मेनिया। तो यहाँ सबसे आसान कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात। इसकी मुद्रा क्या है बेटा? इसकी मुद्रा है दिरहम, हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। और तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। अब देखिए, पहले का दूसरा और सी का तीसरा, ठीक है, पहले का दूसरा सी का चौथा, पहले का दूसरा सी का चौथा। ऑप्शन बी देखिएगा आप, बाकी भी मिला लेते हैं। पहले का दूसरा और बी का नहीं ये नहीं होगा, सी का चौथा है ना? हाँ सही तो है। पहले का दूसरा, सी का चौथा और बी का तीसरा है, बी का तो तीसरा। वेनेजुएला की क्या है? बोलीवियर। और आर्मेनिया की हो जाएगी आर्मेनिया मुद्रा, ये हो जाएगा, है ना? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, समझ रहे हैं? नए संसद भवन में कुल कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था है? तो बेटा यहाँ पे 1272 लोग बैठ सकते हैं, 1272 लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1272। इसमें से बेटा पूछा जा सकता है कि लोकसभा के कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? तो याद रखना, लोकसभा के 888 लोग, है ना, लोकसभा से होंगे। और राज्यसभा से बेटा, राज्यसभा से होंगे 384 लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। बात अगर नए संसद भवन की है तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ बेटा? ये हुआ 28 मई, है ना, 28 मई 2023 को। किसने किया? मोदी ने किया था बेटा। और पूछ सकते हैं इसमें से, इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार बताइए इसके कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बेटा बिमल पटेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, ये फैक्ट याद रखना। आगे चलते हैं। भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा, बेटा ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन करुणा भारत ने कहाँ पे चलाया है? इसको ध्यान रखना, कहाँ चलाया? तुर्की में, म्यांमार में, भूटान में या थाईलैंड में? तो ऑपरेशन करुणा चलाया है बेटा म्यांमार में। म्यांमार में कौन सी आपदा आई थी? तो ध्यान रखना बेटा, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था बेटा मोचा चक्रवात, है ना। इस मोचा चक्रवात ने म्यांमार में भीषण तबाही मचाई, समझ रहे, भीषण तबाही मचाई। तो भारत ने म्यांमार में सहायता सामग्री और इनकी सहायता के लिए जो सहायता सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया, ठीक है। क्या चलाया? ऑपरेशन करुणा। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो चक्रवात मोचा है इसका नाम किसने दिया? कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसका नाम पूछा जाता है कि कोई भी चक्रवात आता है तो एक नाम दिया जाता है और एक निश्चित देश उसको नाम देता है बारी बारी से। तो मोचा चक्रवात का नाम दिया था बेटा यनम ने, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा, किसने दिया? यनम ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती?
यानी कि 3 की लगती है इनमें से, 1 की नहीं लगती होगी। लेकिन हम जान लेते हैं कि कितने राज्यों की लगती है सबके बारे में। तो बेटा कुल 5 राज्य, कितने राज्य, कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 की। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य, देखिए। सबसे पहले तो उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना, ये ध्यान रखना, नेपाल से। फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर है बिहार, बिहार। बिहार के बाद बेटा है पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। और फिर है सिक्किम, सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा किससे लगती है बेटा, नेपाल से लगती है। ध्यान देना, इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो इनमें से किसकी नहीं लगती, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की नहीं लगती। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बीसी रॉय पुरस्कार, इसका फुल फॉर्म क्या है, बीसी रॉय का मतलब क्या है, बीसी रॉय का मतलब है बेटा विधान चंद्र रॉय, विधान चंद्र रॉय, है ना, विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय की स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार दिया जाता है सन 1962 से, है ना। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बेटा ये पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा में। किस क्षेत्र में, चिकित्सा में दिया जाता है। कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति किस दिन देता है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस के दिन। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ये मनाया जाता है बेटा 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को इस पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा हर साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बताइए। ये किससे संबंधित है, मानवाधिकार से संबंधित है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से, या वन संरक्षण से, या पशु अधिकार से। तो एमनेस्टी ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है बेटा, है ना। आप देखना, अगर आप अपने यहाँ, जैसे कोई भी देश है, अपने देश में अगर जेल के अंदर किसी कैदी को, जो उसके मूल अधिकार हैं, कितना भी उसने बड़ा अपराध किया हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव के लिए मतलब जो ज़रूरी हैं, वो अगर नहीं मिल रही हैं, तो ये एमनेस्टी वाले आ जाते हैं ना, ये आ जाते हैं। ये किससे संबंधित हैं, मानवाधिकार से, है ना। ये आ जाते हैं, तुरंत उसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाते हैं इस बात का, ठीक है। तो ये एमनेस्टी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये दोनों चीज़ें बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है बेटा लंदन में। मुख्यालय कहाँ है बेटा, लंदन में। ये भी ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, है ना, डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है। तो राष्ट्रीय आय, बेटा राष्ट्रीय आय के लिए थोड़ा समझना, पहले एक संस्था थी जिसका नाम था CSO, जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे, इसको कहते थे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहले कौन जारी करता था, SCO। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में CSO प्लस NSSO, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को मिला के बनाया NSO। अब राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है, NSO ऑप्शन फर्स्ट। NSO का फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो समझना, NSO, अब इसको कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी, है ना, सांख्यिकी संगठन, ध्यान रखना। अब कौन जारी करता है, तो ध्यान रखना कौन, NSO ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ हुआ था? बताओ कब से हुआ, आरंभ हुआ था बेटा? मेक इन इंडिया कार्यक्रम हुआ था बेटा सितंबर 2014 से। सितंबर 2014 से मोदी द्वारा, है ना, मोदी जी द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसका लोगो पूछता है। लोगो क्या है इसका? लोगो अगर पूछे तो बताना शेर। ये कई बार पूछा जाता है। लोगो क्या है इसका? शेर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश देता है? निर्देश देता है तो सीधी सी बात है, ये किस में होगा? नीति निर्देशक तत्व में होगा। और काय का निर्देश देता है? क्या करने का? लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था। तो लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 45, 44, 42 या 38? तो इसका सही जवाब है बेटा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है ये बताइए? अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व के अंदर राज्य का ये नीति निर्देशक तत्व है कि बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है बेटा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून। ठीक है, और अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है बेटा, अनुच्छेद 42 में है कि काम का न्याय संगत, है ना, और मानवोचित आदेश, है ना। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम का न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं के बारे में बताया गया है इसमें, अनुच्छेद 42 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, आगे कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है उसके कालक्रम में। ठीक है, घटनाओं का कालक्रम बताना है आपको। तो पहला है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और पूना पैक्ट। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों अच्छा प्रश्न है ये पता है आपको? क्योंकि इनमें से 3 घटनाएं सन 1931 की ही हैं। अब आप आंसर कैसे निकालेंगे बताइए? अगर आपको फिक्स डेट पता है तभी आंसर निकाल सकते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बेटा बताओ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1941 में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये हुआ था 31 मार्च 1941 में, 31 मार्च 1931 में। ठीक है, और भगत सिंह को फांसी ये हुई थी बेटा 23 मार्च को, 23 मार्च। इसकी भी सन क्या है? 1931 है। पूना फैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। ठीक है, इसका तो ठीक है, ये 1932 है, समझ में आता है। ये बाकी ये डेट्स के सहज जानकारी होगी तभी ये प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? 5 मार्च यानी कि 1, फिर 3, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 4, ऑप्शन डी। ठीक है, और 4 नंबर सबसे लास्ट में होगा, 1 3 2 4, आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, हल्के में ना लेना इसको। अगला प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? बेटा मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है बताइए? कौन सा अधिनियम है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1909, या चार्टर एक्ट 1913? तो मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है बेटा भारत शासन अधिनियम 1909। क्यों जाना जाता है? देखिए, मॉन्टेगू कौन थे उस समय के बेटा? सचिव थे। कौन थे उस समय? ये सचिव थे। और चेम्सफोर्ड ये थे उस समय वायसराय। इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की थी
वो रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? भारत शासन अधिनियम 1909 का इनकी रिपोर्ट आधार बनी थी। इसी वजह से भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1909, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका भी एक और नाम है, इसका नाम है बेटा मार्ले मिंटो सुधार। जिस तरीके से मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, इसी तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1909 भी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन को क्या कहते हैं, गड़बड़ हो जाता है सब। अगला प्रश्न कह रहा है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किसने किया था बेटा? एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में बेटा। तो लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी बेटा, और इसकी स्थापना करी थी किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इसी टाइम पे 1905 में ही इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। किसकी? इंडिया हाउस की। इंडिया हाउस, इसको भी ध्यान रखना, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में ही की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण है, बताइए, मौसम का परिवर्तन का कारण बताना है। मौसम के सभी परिवर्तन मतलब जो ऋतुएं होती हैं, इसके परिवर्तन का कारण बताना है बेटा। पृथ्वी दो गति होती हैं, इसकी पृथ्वी के घूमने की दो गति होती हैं बेटा। यही कारण है जो मौसम परिवर्तन होता है और दिन रात होते हैं। कौन कौन सी दो गति होती हैं? पहली तो होती है बेटा घूर्णन गति, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। इन दोनों गतियों से होता है घूर्णन। जैसे घूर्णन से साफ समझ में आ रहा है, घूमने का मतलब घूमना, अपनी अक्ष पे घूमना। इसका मतलब क्या है? अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है एक ही जगह पे, अपनी जगह पे, तब क्या होता है बेटा? दिन रात। तब क्या होता है? दिन और रात, दिन रात होते हैं। लेकिन पृथ्वी जब परिक्रमण करती है किसकी? सूर्य की परिक्रमा करने पे क्या होता है बेटा? मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन। ध्यान देना, ऋतु परिवर्तन, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य। क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य, देखो मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, मतलब सूर्य की जब परिक्रमा पृथ्वी लगाती है तब ये मौसम में परिवर्तन होता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सूर्य। अगला प्रश्न, देश और राजधानी दी है। सूडान की राजधानी, मालदीव की राजधानी, बुल्गारिया की और स्वीडन की। अच्छा प्रश्न है ये भी। सूडान की राजधानी क्या है बेटा? खार्तूम। मालदीव की राजधानी माले, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, है ना, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यानी कि ये तो सामने ही सामने है, सीधे सीधे 1 2 3 4 ऑप्शन फर्स्ट, सब मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले उत्तर प्रदेश का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है महिला विश्वविद्यालय की? हरदोई में, शाहजहांपुर में, या गोरखपुर में, या बस्ती में? तो इसका जवाब होगा बेटा गोरखपुर में। कहाँ की जाएगी? गोरखपुर में ये बनाया जा रहा है पहला महिला विश्वविद्यालय। ये भी अच्छा प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। कह रहा है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में हुआ है? कोच्चि, कोलकाता, मुंबई या रामेश्वर? तो इसका सही जवाब है क्या बेटा? मुंबई। मुंबई में पहली है। ये भी अच्छे दोनों प्रश्न है, हल्के में ना लेना, नोट कर लेना। अंडर वाटर सी टनल कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं।
कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, बताइए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार, उड़ीसा सरकार, बंगाल सरकार या यूनेस्को? अधिकतर लड़का यहाँ गलती कर देता है। कलिंग है क्या? उड़ीसा का पुराना नाम है, तो लड़का लगा देता है उड़ीसा सरकार, जो कि गलत है। उड़ीसा सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया? पहली बार ये पुरस्कार 1952 में दिया गया। ये भी एक बार पूछा गया पेपर में। अच्छा, इस जो कलिंग पुरस्कार है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, इस पुरस्कार की स्थापना किसने करी? भारत का नाम, भारतीय मतलब नाम है इस पुरस्कार का, है ना। पुरस्कार से लग रहा है कि भारत सरकार या उड़ीसा सरकार देती होगी, लेकिन ये यूनेस्को देती है। लेकिन इसकी स्थापना में एक भारतीय का हाथ है। ये जो कलिंग ट्रस्ट के मालिक थे, है ना, कलिंग ट्रस्ट के मालिक थे, उनका नाम था बीजू पटनायक। बीजू पटनायक के अनुदान इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और उसी के अनुदान से ये पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना। और देता कौन है? यूनेस्को देता है। और ये एक चीज़ और बहुत अच्छी पूछी जाती है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कलिंग रत्न पुरस्कार दिया जाता है या कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई, बताइए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ बताइए, यूनिसेफ है क्या? इसकी स्थापना क्यों हुई और कब हुई? तो यूनिसेफ हम आपको बताएं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए भोजन और उनकी सहायता के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, यूनिसेफ। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को भोजन और शिक्षा या उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराना। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बताना है। दूसरी बार बताना है, ठीक है। पहली बार पता होना चाहिए इसके लिए। पहली बार हुआ था बेटा जुलाई सन 1969 में, है ना। 1969 में कितनी बैंकों का हुआ था? तो बेटा ध्यान रखना 14 बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी ध्यान रखना 14 का। और दूसरी बार हुआ था बेटा अप्रैल 1980 में। 1980 में कितनी बैंकों का हुआ था? तो 6 बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यही पूछ रहा है कि दूसरी बार कब हुआ था? तो अप्रैल 1980 में। कितनी बैंकों का? तो 6 बैंकों का। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला प्रश्न कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मूल उद्देश्य क्या था बेटा? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या उद्देश्य था बेटा? गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका नारा था गरीबी हटाओ। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे, गरीबी हटाओ इसका नारा था, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? ऐसे ही प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था, राज्य को निर्देश देता है यानी कि नीति निर्देशक तत्व का है। अब हमें इसमें शब्द पकड़ना है, नागरिकों के लिए आजीविका। नागरिकों के लिए आजीविका किस अनुच्छेद में है इसमें बताइए? अनुच्छेद 33, 27, 39 या 29? तो इसका सही जवाब है बेटा अनुच्छेद 39 में, है ना। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार, वर्गों का हित, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 29 में, यहाँ कंफ्यूज होते हैं 29, 39 में, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, लेकिन अनुच्छेद 29 ये आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की गई थी? बताइए। मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन की मांग को मान लिया गया था, मतलब मान लिया गया था इसको कब, किस वर्ष? 1906, 1909, 1919 या 1922? तो पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब कब निर्माण हुआ था बेटा? 1909 में हुआ था। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था, मान लिया गया था, यहाँ पे मान हो गया था। ठीक है, इसी 1909 को क्या कहते हैं? मार्लियामेंटो सुधार, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन जो है उसको क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है। श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अगम सूत्र या अवेस्ता सूत्र? तो इसका सही जवाब है बेटा अगम सूत्र। क्या है ये अगम सूत्र? तो ध्यान रखना, तो जो भगवान महावीर थे, इन्होंने जो उपदेश दिए, इनके उपदेशों को इनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया और कई ग्रंथ बनाए गए। उन सभी ग्रंथों को मिला के क्या कहते हैं? उन सभी ग्रंथों को कहते हैं बेटा अगम सूत्र। इसका ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, महाबलीपुरम के 5 रथों में से 4 रथ कौन कौन से? एक तो धर्मराज युधिष्ठिर रथ, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है भीम रथ, तीसरा है अर्जुन रथ, है ना, और चौथा है नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव का एक ही रथ है, ध्यान रखना, नकुल और सहदेव रथ। 5वें रथ का नाम बताना है। महाबलीपुरम में पंचरथ मंदिर है, आपको याद होगा, पता होगा। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? पंचरथ मंदिर है। और ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम है बेटा तमिलनाडु में। यहाँ से 4 रथ तो हमें बता दिए गए। 5वां रथ किसका है? भीष्म का है, कर्ण का है, द्रौपदी का है या कृष्ण का है? बताइए किसका है? इसका सही जवाब है बेटा द्रौपदी। ये किसका रथ है? द्रौपदी का रथ है। ध्यान रखना, अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रौपदी का नहीं होगा, कर्ण, भीष्म या कृष्ण में से किसी और का होगा। नहीं, ये पांडवों के हैं, 5 पांडवों के 5 रथ हैं, जिसमें द्रौपदी का रथ अलग है। ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुमेलित करना है, सही सुमेलित है बताना है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय पक्षी अभ्यान कहाँ है? ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम कह रहा है। केवलादेव असम में है? नहीं, ये केवलादेव असम में नहीं है बेटा, ये गलत है। केवलादेव कहाँ है? केवलादेव तो राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है? ये है राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी गलत है। गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ है? गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है बेटा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है ये। ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, हाँ ये सही है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। हमें सही मिलान ही बताना था, कौन सा सही मिलान है। तो सही मिलान कौन सा है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी ये गलत थे और बाकी ये कहाँ है हमने आपको बता दिया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है आज का हमारा। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ष के दौरान। अच्छा प्रश्न है। देखो वायुमंडल एक अलग चीज़ है, लेकिन मानसून, मौसम और जलवायु ये तीनों मतलब एक मिलते जुलते शब्द हैं। इनमें अक्सर कंफ्यूज होता है हम लोग कि मानसून क्या है, जलवायु क्या है, मौसम क्या है, इनमें क्या अंतर है, हम आपको समझाते हैं। देखो मौसम क्या होता है, इसमें बहुत कम समय में परिवर्तन होता है, कम समय में परिवर्तन। ध्यान देना इसको। कम समय में परिवर्तन का मतलब क्या है? कम समय में परिवर्तन ऐसे जैसे आपने देखा होगा बरसातों के टाइम पे कि मौसम साफ होता है, अचानक से ही आंधी आने लगती है ना, जोर से, और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है, और उसके कुछ समय बाद ही अच्छे से धूप निकल आती है। तो वो क्या है? मौसम परिवर्तन है। मौसम जल्दी बदलता है। कहते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, क्योंकि मौसम अपने आप में मतलब बदलने के लिए ही प्रसिद्ध है। मौसम कम समय में बदलता है, ठीक है, ध्यान रखना। मानसून क्या है? मानसून क्या है बेटा? मानसून क्या है? मानसून को बदलने में वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? कम से कम एक वर्ष में मानसून बदलता रहता है। जैसे एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में जैसे कभी वर्षा ऋतु का मानसून है, शीत ऋतु का मानसून है, ग्रीष्म ऋतु का मानसून है। तो इसको बदलने में कम से कम एक वर्ष का समय लगता है। एक वर्ष में ये बदल जाता है। जैसे अगर अभी आज के टाइम पे गर्मी है तो एक वर्ष बाद ये फिर से गर्मी आएगी, तो उसमें एक वर्ष का अंतर होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन, उसको कहते हैं बेटा क्या? मानसून। ऑप्शन सी। जलवायु क्या है? जलवायु बेटा कभी नहीं बदलती, ये होती है स्थायी। समझना, बात को समझना। ये क्या है? स्थायी। जैसे हमारा देश उष्णकटिबंधीय जलवायु है। हमारे भारत में कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये रहेगी हमेशा, ये नहीं बदलने वाली है। जैसे कोई देश अगर विषुवत रेखा पर है तो वहाँ पर कौन सी जलवायु होगी? विषुवत रेखीय जलवायु। जो देश अगर मतलब ऊपर है वहाँ पे शीत जलवायु होगी, है ना, शीतोष्ण जलवायु होगी जो ठंडे प्रदेशों में। तो जलवायु एक स्थायी चीज है। मौसम क्या है? बहुत कम समय में बदलता है। और मानसून क्या है? लगभग इसको बदलने में एक वर्ष का समय लगता है। एक वर्ष के दौरान बदलता है, ये अधिक समय बदलता है। तो यहाँ पे एक वर्ष का ही पूछा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? मौसम हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए, ये थे आज का हमारा सेशन। बहुत अच्छे प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, नोट करते चलिएगा। अच्छे प्रश्नों के साथ ऐसे ही लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद।